अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका आरजेपी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा में हम वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में चर्चाएं की थी, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। दोस्तों, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य, छापर वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, यह ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे के निकट छापर नामक स्थान पर अवस्थित है। तो देखते हैं ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ये दोस्तों ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य है। यह चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे के निकट छापर में स्थित है। दोस्तों, इस वन्यजीव अभयारण्य को सन 1971 में अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसे सन 1971 में अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह 7.19 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यह 7.19 वर्ग किमी में फैला हुआ है। दोस्तों, इस वन्यजीव अभयारण्य को हिरणों के संसार के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे हिरणों का संसार कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा काले हिरणों का अभयारण्य, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप का काले हिरणों का सबसे बड़ा अभयारण्य, एशिया महाद्वीप का काले हिरणों का सबसे बड़ा अभयारण्य, इसे हिरणों का संसार भी कहा जाता है। दोस्तों, इस अभयारण्य के समीप प्राचीन समय में द्रोण ऋषि का एक आश्रम हुआ करता था। यहाँ पर प्राचीन समय में एक द्रोण ऋषि का आश्रम हुआ करता था। इसे वर्तमान में गोपालपुरा गांव के नाम से जाना जाता है। गोपालपुरा गांव कहा जाता है कि द्रोण ऋषि ने एक बार यहाँ पर आश्रम बनाया था और यह प्राचीन समय में द्रोणपुर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस गोपालपुरा में राव बिद्दा जी की छतरी, कई कंपटीशन में पूछा गया है राव बिद्दा जी की छतरी कहाँ पर है, तो गोपालपुरा में राव बिद्दा जी की छतरी स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राव बिद्दा की छतरी, राव बिद्दा की छतरी, राव जोधा के पुत्र थे। राव बिद्दा की छतरी गोपालपुरा में स्थित है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है गोपालपुरा में प्रतिवर्ष माघ शुक्ल नवमी को विद्या जयंती मनाई जाती है। माघ शुक्ल नवमी को विद्या जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, इस अभयारण्य के समीप एक झील स्थित है। इस झील को ताल छापर झील के नाम से जाना जाता है। यह खारे पानी की झील है। ताल छापर झील खारे पानी की झील है। दोस्तों, इस झील के आसपास यह अभयारण्य विस्तृत है। इस झील या इस अभयारण्य में कुरजा पक्षी विचरण के लिए आते हैं। कुरजा विरह का प्रतीक माना जाता है। यह अपने साथी की तलाश में कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, यह जो ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य है, इस वन्यजीव अभयारण्य में वाटर होल पद्धति द्वारा हिरणों की गणना की जाती है। यानी वाटर होल पद्धति द्वारा हिरणों की गणना मई महीने की पूर्णिमा को वाटर होल चिन्ह पद्धति के द्वारा हिरणों की गणना की जाती है। दोस्तों, इस वन्यजीव अभयारण्य में अनेक प्रकार के
पक्षी भी आते हैं, अनेक प्रकार की घास पाई जाती है जो काले हिरणों की पसंदीदा घास है। आपको दोस्तों याद ये रखना है कृष्णमृग अभयारण्य एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा। इसके बाद में जो अगला वन्यजीव अभयारण्य है वो हम पढ़ेंगे सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। तो अगला अभयारण्य देखते हैं सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। यह चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ में विस्तृत है। यह अगला दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य देखेंगे सीता माता अभयारण्य। आपको ध्यान में रखना है सीता माता अभयारण्य के बारे में कि सीता माता अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में स्थित है। इसे चित्तलों की कर्म भूमि या मातृभूमि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है और यह है कहाँ पर, यह है 2 जिलों में। एक जिला है चित्तौड़गढ़ तो दूसरा जिला है दोस्तों प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ में यह फैला हुआ है। इस वन्यजीव अभयारण्यों को चित्तलों की मातृभूमि भी कहा जाता है। इस वन्यजीव अभयारण्य को चित्तलों की मातृभूमि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह वन्यजीव अभयारण्य, इस वन्यजीव अभयारण्य के एक तरफ अरावली पर्वतमाला है, एक तरफ विंध्याचल पर्वतमाला है और इस तरफ मालवा का पठार है। यानी ये मालवा का पठार, ये विंध्याचल पर्वतमाला और ये अरावली पर्वतमाला। तो ये इन तीनों के मध्य अवस्थित है। दोस्तों इस वन्य जीव अभयारण्य को सन 1979 में, इसे सन 1979 में अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ में 222.94 वर्ग किलोमीटर में, यानी 422.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सन 1979 में इसे वन्यजीव अभयारण्य की श्रेणी में रखा गया। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य में सागवान के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर आपको पूछे किस अभयारण्य में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है सागवान सर्वाधिक शह से सागवान और शह से सीता माता। सीता माता अभयारण्य में सर्वाधिक सागवान वन पाए जाते हैं। इसी अभयारण्य में सर्वाधिक औषधीय पादप पाए जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है इस अभयारण्य में सर्वाधिक औषधीय पादप पाए जाते हैं। एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा हिरण, आपको यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से 4 सींगों वाला हिरण, एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा हिरण पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में चौसिंगा हिरण, इसे स्थानीय भाषा में भेड़ल या घंटेल कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में भेड़ल या घंटेल कहते हैं। यह विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। दोस्तों चौसिंगा नर हिरण, केवल इस प्रकार का हिरण, एंटीलोप प्रजाति का हिरण केवल भारत में पाया जाता है। इस वन्यजीव अभयारण्य में 5 नदियों का संगम है। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य में जाखम है, करमोई है, नालेसर है, टाकिया है, सीता माता है। यानी इस प्रकार से अगर देखें तो इस वन्यजीव अभयारण्य में जाखम हो गई, नालेसर हो गई, टाकिया हो गई, करमोई हो गई, ये इस प्रकार से 5 नदियों का संगम है। 5 नदियां दोस्तों ध्यान में रखना आपको, जाखम, करमोई, नालेसर, सीता माता और टाकिया। जाखम मैं यहाँ लिख देता हूँ, जाखम, करमोई, टाकिया, नालेसर, सीता माता, ये 5 नदियों का संगम है। करमोई नदी का इस अभयारण्य से उद्गम होता है। करमोई नदी का इस अभयारण्य से उद्गम होता है। दोस्तों इस अभयारण्य में एक आर्टिक नाम का सबसे जो छोटा बीज का पादप पाया जाता है वो इस अभयारण्य में मिलता है। इसके बाद में अगर देखें तो इस वन्य जीव अभयारण्य में एक उड़न गिलहरी पाई जाती है। उड़न गिलहरी रात्रि के समय, संध्या के समय यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है। तो हमें प्रतीत होता है कि यह गिलहरी उड़ती है, पीले कलर की होती है। दोस्तों यह महुआ के पेड़ पर पाई जाती है, इसे मसौआ कहा जाता है। देखते हैं हम इस गिलहरी के बारे में किस प्रकार से क्या विशेषताएं हैं। इस वन्य जीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी,
उड़न गिलहरी पाई जाती है। इसका कलर होता है दोस्तों पीला। इसे स्थानीय भाषा में मसोआ कहा जाता है और मैं से मसोआ और मैं से महुआ, महुआ के वृक्षों पर पाई जाती है। महुआ से आदिवासी लोग शराब भी बनाते हैं। दोस्तों हमने देखा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य। इस वन्यजीव अभयारण्य में लेरिकीट नाम का पक्षी भी पाया जाता है। लेरिकीट आपको पूछ सकते हैं किस वन्यजीव अभयारण्य में, तो लेरिकीट पक्षी पाया जाता है। इस वन्यजीव अभयारण्य में जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है। जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध। जाखम बांध दोस्तों, जाखम बांध सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में अवस्थित है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थित बांध है 81 मीटर। तो आपको ध्यान में रखना है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में जाखम बांध स्थित है। इसके बाद में दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य में एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर का नाम है सीता माता का मंदिर। तो आपको ध्यान में रखना है सीता माता का मंदिर किस अभयारण्य में, तो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में। 2 झीलें बनी हुई है लव व कुश ठंडे व गर्म पानी के झरने या झीलें अवस्थित है इस वन्यजीव अभयारण्य में। दोस्तों ये हमने बात की थी सीता माता वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। इससे जो अगला वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जवाहर वन्यजीव अभयारण्य कोटा। तो दोस्तों देखते हैं जवाहर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो ये हमारा सीता माता वन्यजीव अभयारण्य हुआ। अगला अभयारण्य पढ़ेंगे जवाहर वन्यजीव अभयारण्य। तो ये जो जवाहर वन्यजीव अभयारण्य है, जवाहर अभयारण्य दोस्तों, जवाहर अभयारण्य आपको ध्यान में रखना है कोटा जिले में। जवाहर अभयारण्य कोटा जिले में एक जिले में चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों चंबल नदी पर कोटा जिले में इस प्रकार से चंबल नदी है 966 किलोमीटर, राजस्थान में 135 किलोमीटर। इस नदी के ऊपर प्रमुख 4 बांध है, उनमें से हम 2 बांधों के बारे में देखेंगे। ये इस प्रकार से 2 बांध है, एक कोटा बैराज और एक जवाहर सागर बांध। और कोटा बैराज व जवाहर सागर बांध के किनारे एक वन्यजीव अभयारण्य विकसित है, उसे जवाहर वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जानते हैं। तो इस क्षेत्र के आसपास एक वन्यजीव अभयारण्य है, इसे जवाहर अभयारण्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य को, ये चंबल नदी है, यहाँ पर एक बांध है कोटा बैराज बांध और दूसरा बांध है जवाहर सागर बांध। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य को सन 1975 में अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यह कोटा जिले में 182.11 वर्ग किलोमीटर में, यह कोटा जिले में 182.11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 182.11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों यह राज्य का पूर्णतया प्रदूषण मुक्त अभयारण्य है। यह राज्य का पूर्णतया प्रदूषण मुक्त अभयारण्य, यहाँ पर मानव निर्मित कोई भी वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कहा जाता है कि यह वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। यहाँ पर सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। देश का पहला घड़ियाल संरक्षण अभयारण्य भी इसी को कहा जाता है। तो देखते हैं हम देश का पहला घड़ियाल संरक्षण अभयारण्य। देश का पहला घड़ियाल संरक्षण अभयारण्य उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान, उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। यह था दोस्तों जवाहर वन्यजीव अभयारण्य। आपको ध्यान में रखना है जियोलॉजिक फॉसिल का पर्यटक केंद्र भी इस वन्यजीव अभयारण्य में खोला गया है। दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ेंगे चंबल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चंबल राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है। यह भी चंबल नदी पर अवस्थित है। तो आओ देखते हैं चंबल वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। दोस्तों जो चंबल वन्यजीव अभयारण्य है, इस वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य का नाम भी दिया गया है। राष्ट्रीय चंबल
अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताई थी, एक नदी है चंबल नदी, और यह चंबल नदी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से प्रवाहित होते हुए राजस्थान होते हुए यूपी के मुरादगंज इटावा में जाकर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। जैसा कि हमने नदियों वाले बिंदु में देखा था इस नदी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, इस नदी पर जो जिले हैं, जैसे आपके कोटा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, इन जिलों में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे चंबल राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से यह वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह एमपी, राजस्थान और यूपी का संयुक्त वन्य जीव अभ्यारण्य है। राज्य का एकमात्र अंतर्राज्यीय वन्य जीव अभ्यारण्य चंबल राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों, चंबल राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में विस्तृत है। लेकिन आपको प्रमुख रूप से पूछे कि कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये विस्तार आता है कोटा जिले में। दोस्तों, चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा जिले में, यह अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य की श्रेणी में आता है। इस अभ्यारण्य को इस प्रकार से यह अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य को सन 1979 में अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नाम इसका राष्ट्रीय उद्यान है, परंतु यह अभ्यारण्य की श्रेणी में आता है। सन 1979 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह दोस्तों 274.75 वर्ग किलोमीटर, यानी यह 274.75 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यह 274.75 वर्ग किमी में फैला हुआ है चंबल राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, इस उद्यान में जलीय पक्षियों की प्रजनन स्थली, इसे जलीय पक्षियों की प्रजनन स्थली, घड़ियालों का संसार, देश का एकमात्र नदीय अभ्यारण्य, अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य में गागने सूप पाया जाता है, चपक गंगाई डॉल्फिन पाई जाती है। यह अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है। इस अभ्यारण्य की इस दिशा में अरावली पर्वतमाला है, तो इस दिशा में विंध्याचल पर्वतमाला है। दोस्तों, इस अभ्यारण्य में जलीय पक्षियों की प्रजनन स्थली। दूसरा अगर देखें कि इस अभ्यारण्य में घड़ियालों का संरक्षण स्थल, यानी इस अभ्यारण्य में घड़ियालों का संरक्षण स्थल, घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है। देश का एकमात्र नदीय अभ्यारण्य चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। दोस्तों, घड़ियालों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में मुरैना के देवरा में संरक्षण केंद्र खोला गया है। ये हमारा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य हुआ। दोस्तों, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो देखते हैं नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। दोस्तों, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। तो देखते हैं नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो दोस्तों, ये आपके नाहरगढ़ अभ्यारण्य, और यह है जयपुर में। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में। तो आपको ध्यान में रखना है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में। और इस अभ्यारण्य को सन 1980 में, यानी इसे नाहरगढ़ अभ्यारण्य को सन 1980 में अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सन 1980 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह वन्य जीव अभ्यारण्य 52.40 वर्ग की, यानी 52.40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें से जो आंतरिक 5 किलोमीटर का क्षेत्र है, आंतरिक 5 किलोमीटर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप नहीं है, यानी यहाँ पर मनुष्य का जाना वर्जित है। तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में देखा हमने। नाहरगढ़ अभ्यारण्य के समीप 3 शिकार ओदियाँ बनी हुई, इस प्रकार से शिकार ओदियाँ बनी हुई है। ये 3 शिकार ओदियाँ, और यहाँ से जो हिंसक पशु है उनको देखने के लिए 3 शिकार ओदियाँ बनी हुई है। दोस्तों, इस वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रथम जैविक उद्यान है, प्रथम जैविक उद्यान विकसित है, और यह उद्यान 18 सितंबर 2008 को विकसित किया गया, यानी राज्य का
राज्य का प्रथम जैविक उद्यान, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान इसे 18 सितंबर 2007 को विकसित किया गया। दोस्तों इस अभयारण्य के मध्य एक रामसागर तालाब बना हुआ है। इस अभयारण्य के मध्य एक रामसागर तालाब बना हुआ है। इस अभयारण्य में चिंकारा देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक क्या मिलते हैं? चिंकारा देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये तो हमारा हुआ जवाहर वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर है। देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर जवाहर वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों इसके बाद में एक वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे, वो है जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो देखते हैं जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो दोस्तों जमुआ रामगढ़ और जमुआ रामगढ़ है जयपुर में। जमुआ रामगढ़ दोस्तों कच्छावा वंश की कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर भी इसी स्थान पर अवस्थित है। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य को सन 1982 में, दोस्तों इस प्रकार से जमुआ रामगढ़ अभयारण्य है, इसे सन 1982 में अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह 300 वर्ग किलोमीटर में, यह 300 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यह 300 वर्ग किमी में फैला हुआ है। इस वन्यजीव अभयारण्य के समीप जमुआई माता का मंदिर बना हुआ। इस वन्यजीव अभयारण्य के समीप जमुआई माता का मंदिर बना हुआ। दोस्तों यह क्षेत्र प्राचीन समय में जयपुर के शासकों का शिकारगाह हुआ करता था। आपको ध्यान में रखना है, यह जयपुर के शासकों का शिकारगाह हुआ करता था। प्राचीन में जयपुर के शासकों का शिकारगाह हुआ करता था। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य में रामगढ़ व हवा हौद नामक दो जल स्रोत है। एक का नाम है हवा हौद और दूसरे का नाम है रामगढ़। रामगढ़ व हवा हौद दो जल स्रोत है। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य में नीलगाय, लंगूर सर्वाधिक देखने को पाए जाते हैं। लंगूर व नीलगाय, नीलगाय। दोस्तों ये तो हमारे प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हुए। राजस्थान में 26 वन्यजीव अभयारण्य व 3 राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों कुछ वन्यजीव अभयारण्य प्रस्तावित है, उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में प्रस्तावित है। इन क्वेश्चनों में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको पूछ सकते हैं मछली अभयारण्य कहाँ प्रस्तावित है? तो आपको ध्यान में रखना है, यह अभयारण्य उदयपुर में प्रस्तावित है। मछली अभयारण्य उदयपुर में प्रस्तावित है। दोस्तों अगर आपको पूछे मोर अभयारण्य झुंझुनू में प्रस्तावित है। भालू अभयारण्य जालोर में। अगर आपको पूछे मोर तो ये है झुंझुनू। अगर आपको पूछे भालू तो भालू है जालोर। अगर आपको पूछे गाय तो यह है बीकानेर संभाग। गाय का अगर पूछे तो बीकानेर संभाग। गधा अभयारण्य डुंडलोद झुंझुनू। गधा झुंझुनू में। तो हमने मछली देख लिया, मोर देख लिया, भालू देख लिया, गाय देख लिया, गधा देख लिया। सर्प उद्यान भरतपुर में स्थित प्रस्तावित है। सर्प उद्यान भरतपुर। दोस्तों इसके बाद में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की कक्षा के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपको बताने, राजस्थान में कितने जंतुवालय हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ये है दोस्तों, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कितनी लिफ्ट नहरें हैं। धन्यवाद।